बिहार में सरकार गठन की जो कवायद है वो अब तेज हो चली है और ऐसे में एनडीए घटक दल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो फॉर्मूला है वो सेट करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। पटना में मुलाकात का दौर जारी है, सीएम आवास की हलचल तेज है और इस बीच खबर कि नीतीश कुमार से नित्यानंद राय की मुलाकात हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीएम नीतीश से मुलाकात की है। सीएम आवास में ये मुलाकात हुई जिसके बाद से अब उपेंद्र कुशवाहा वहां से निकल गए हैं। उमेश कुशवाहा भी सीएम से मिले हैं। तो देखिए, उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के हैं, इसके साथ साथ आरएलएम प्रमुख की भी मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से भी मुलाकात हो रही है और देखिए एक दौर जो है वो बधाई और शुभकामनाओं का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के चल रहा है। तो दूसरी तरफ सरकार गठन के स्वरूप को कैसे फाइनलाइज किया जाए, इसको लेकर भी लगातार मंत्रणा चल रही है। सर, कैसी मुलाकात रही? देखिए, हमने बधाई दी है उनको, बधाई देने के लिए गए थे। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जबरदस्त जीत दी है, प्रचंड बहुमत दिया है। तो इस बात के लिए बधाई हमने उनको दी है और जो भी जवाबदेही जनता के प्रति है, जिसको भरोसा करके जनता ने सौंपा है, उस जवाबदेही का निर्वहन हम सब मिलकर करेंगे। मुख्यमंत्री के बॉडी लैंग्वेज कैसा लगा सर मुलाकात के बाद? जीत के बाद क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, जीत के बाद जो जनता ने भरोसा व्यक्त किया है, उस भरोसा को कैसे आगे बना कर रखें, इस बात की चिंता उनके मन में झलक रही थी। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे ना? अरे बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है भाई। तो पहले ही से हमने स्पष्ट करके रखा है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो बिल्कुल क्लियर है। और सीएम आवास से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़े हैं। आनंद, सीएम आवास की हलचल बढ़ी हुई है और जो एनडीए घटक दल के बड़े जो नेता हैं वो मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। शुभकामनाएं, बधाई दी जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लेकिन इसके साथ साथ अब सरकार गठन का स्वरूप भी फाइनल करना है। किस तरीके की हलचल, अपडेट आपके पास? देखिए, अब से कुछ देर पहले, लगभग 1 घंटा पहले से बड़े नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हुआ। अब से कुछ देर पहले उपेंद्र कुशवाहा निकले, जिन्होंने बातचीत की, जो हमारे दर्शकों ने भी सुना। और नित्यानंद राय हैं, वो भी मुलाकात करने के बाद जब बाहर निकल रहे थे तो मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ अभिवादन करके मुस्कुराते हुए निकल गए। विजय सिन्हा भी निकल गए हैं। तो जेडीयू एनडीए के कई बड़े नेता मुलाकात करने आ रहे हैं और उसके बाद भी मुलाकात करने के बाद फिर यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये आज दिन भर एक और भी विधायक हैं, वो भी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आज आपको दिन भर देखने को मिलेगी और जाहिर तौर पे बिल्कुल आपने सही कहा कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और दिल्ली में भी सियासी सरगर्मी उतनी ही तेज है और पटना में भी सियासी सरगर्मी उतनी ही तेज है। और एक सरगर्मी आपको सबसे ज़्यादा बिहार में पटना में नीतीश कुमार के आवास एक अन्य मार्ग में दिखेगा और दूसरा कुछ देर के बाद बीजेपी के पार्टी दफ्तर में भी आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल एनडीए के तमाम घटक दल के नेता, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, कल चिराग पासवान ने आके मुलाकात की थी, संतोष मांझी ने आके मुलाकात की थी, आज उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की। इसके अलावा जो बीजेपी के नित्यानंद राय, जो लगातार एनडीए के बड़े नेताओं के साथ उनके घर पे जा रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो नीतीश कुमार से भी मुलाकात करने के पहुंचे। जाहिर तौर पर आने वाले 2 से 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 2-3 दिनों के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, नई सरकार ने शपथ भी ले लेगी। तो ये तमाम सियासी सरगर्मी तेज है। इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर के बाद कुछ नेता भी निकलेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी एक बातचीत करें। एक देखिए, एक और भी नेता हैं जो यहाँ अंदर गए। तो ये आज दिन भर ये सिलसिला जारी रहेगा। जेडीयू के तमाम विधायकों को आज देर शाम तक पटना में बुलाया गया है कि अब तमाम विधायक पहुंचे और कल एक खबर ये भी आ रही है कि विधायक दल की बैठक भी हो सकती है। संतोष निराला, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे। निराला जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज चुनाव के बाद पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ और सुखद मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी ऐसी जीत? एकदम निश्चित तौर पर पहले से उम्मीद थी। आपका सबका आशीर्वाद। तो ये देखिए, चले बिल्कुल आनंद। तो सीएम आवास की जो हलचल है वो आज दिन भर बड़ी रहने वाली है, क्योंकि बधाइयों का एक संदेश है वो दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार गठन के स्वरूप को भी फाइनल करना है। और चलिए, इस बीच बढ़ते आगे, एक जो फॉर्मूला सामने आया है इस मंत्रिमंडल को लेकर के, उस आंकड़े को भी जरा समझते हैं। तो फिलहाल जो संभावित फॉर्मूला है वो ये कह रहा है कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री, मंत्रिमंडल का जो संभावित फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को अगर हम आधार बनाएं तो ये जो नंबर्स सामने आते हैं वो नंबर ये कहता है
कि बीजेपी कोटे से 15 से 16 मंत्री बन सकते हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, और बार बार हमें कह रहे हैं कि ये संभावित नंबर्स हैं। जेडीयू की अगर बात करें तो 14+1 मंत्री हो सकते हैं। इसके साथ एलजेपी आरवी कोटे से 3 मंत्री, आरएलएम हम से एक मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं, और 6 एमएलए पर 1 मंत्री का फॉर्मूला सेट किया गया है। बता दें कि जो अधिकतम मंत्रियों की संख्या है बिहार में, और जो समीकरण है सीटों का 243 सीटों का, तो 36 मैक्सिमम नंबर्स होता है मंत्रियों का, और इसी में ये नंबर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी एनडीए के घटक दलों में करना है। तो एक फॉर्मूला फिलहाल जो सामने आ रहा है कि 6 विधायक पर 1 मंत्री, यानी कि 89 जो विधायक है वो अभी बीजेपी के पास से, 85 विधायक जो हैं वो जेडीयू के पास से, 19 एलजेपी आरवी, और इसके साथ साथ बाकी अगर भागीदारियों की बात करें हम और आरएलएम की, तो उस आंकड़ों के हिसाब से एक जो जगह है वो बनती हुई इस कैबिनेट में इन दोनों पार्टियों के लिए नजर आ रही है। तो देखिए नए मंत्रिमंडल और नए मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर के लगातार जो बातचीत है वो चल रही है। पटना की हमने हलचल दिखाई, इसके साथ साथ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी लगातार नेता आपस में मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और देखिए इस बीच रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट सबसे पहले किया, जिसके बाद सब सियासी जो बवाल है वो मचा हुआ है, और एक बार फिर से पोस्ट सामने आता है। कल एक बेटी बहन महिला को जलील किया गया, एक मां को गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, रोते हुए मां पिता बहन को छोड़ आई, मायका छुड़वाकर मुझे अनाथ बना दिया गया, किसी घर में मेरी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चले। तो एक बड़ी जो टिस है, दर्द है, दुख है, वो रोहिणी आचार्य का इस पोस्ट के जरिए दिखलाई देता है। इससे पहले उन्होंने संजय यादव पर आरोप लगाए, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, सलाहकार माने जाते हैं तेजस्वी यादव के। इसके साथ साथ रमीज नेमत की भी उन्होंने चर्चा की थी। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, एक नया पोस्ट सामने आया है और इस नए पोस्ट में और जो गहरी टिस है वो रोहिणी आचार्य की दिखाई दे रही है, और आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए जो ट्वीट है उसी पे हम बात करना चाहते हैं कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य कल यहाँ से निकली लालू प्रसाद यादव के घर से, और नम आंखों के साथ वो निकली। एयरपोर्ट पे जब वो मीडिया से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे अपनी बीती जो है वो मीडिया के समक्ष कुछ हल्के शब्दों में रखी। लेकिन आज जो ट्वीट उन्होंने किया वो बिल्कुल कह सकते हैं कि वो उनकी जो दर्द है, तकलीफ जिस तरह से मिली, उस दर्द को उन्होंने बयां किया है। और सबसे बड़ा शब्द ये शब्द है, अगले जन्म में बिटिया न कीजिए टाइप, कि अगले जन्म में रोहिणी जैसी बिटिया जो है इस परिवार को ना मिले। तो कहीं न कहीं एक उन्होंने अपनी बीती बताई है, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो सलाहकार हैं तेजस्वी यादव के, उन दोनों की तरफ से जो है इनके ऊपर आरोप लगाए गए, इन पर चप्पल से हमले किए गए। तो अब ये तो वैसे लालू प्रसाद के परिवार का अंदरूनी मामला है, लेकिन बात पार्टी तक पहुंची है। पार्टी भले ही लालू प्रसाद यादव की हो, लेकिन पार्टी में और भी लोग जुड़े हुए हैं, और सभी तरफ से ये जो प्रतिक्रिया है वो आ रही है। रोहिणी आचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। अभी चूंकि इस तरह से चुनाव परिणाम आने से अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, सारे चीज़ों पर नेतृत्व की नज़र है, और जब भी समीक्षा होगी तो कारणों का पता किया जाएगा, करना भी चाहिए। तो आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी को सुन रहे थे, और वो जो करारी हार मिली उस पर वो बातचीत रख रहे थे, लेकिन कई चुनौतियां एक साथ बढ़ती हुई अमित वो दिखाई दे रही है। एक तरफ करारी हार आरजेडी की, और परिवार में इस तरीके से बिखराव, एक कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती, परेशानी तेजस्वी यादव के लिए भी बनी हुई है। देखिए निश्चित तौर पे परिवार में एकजुटता बेहद अहम होती है, और वो भी तब जब इस तरह की स्थिति सामने आई हो। आपकी पार्टी जो है वो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई जितना दम आप भर रहे थे। तो कहीं न कहीं परिवार का एकजुटता जो है वो इस समय बेहद महत्वपूर्ण था। लेकिन जिस तरह से बातों को रखा रोहिणी आचार्य ने, और जो सलाहकार हैं उनके विरुद्ध उन्होंने जब अपना मुंह खोला तो उनके साथ अव्यवस्था वो किया गया है, उनके साथ गलत
व्यवहार किया गया, उन्हें गाली गलौज तक की गई उनके साथ। और ये बात हम नहीं बल्कि ये बात जो है रोहिणी आचार्य ने ऑन कैमरा बोला है कि गाली गलौज किया गया। जब वो तेजस्वी यादव के दोनों सलाहकार हैं, उनके विरुद्ध जब उन्होंने बोला, उनके विरुद्ध एक्शन लेने के लिए कहा, तब तेजस्वी यादव और उनके जो साथ के लोग हैं उन लोगों की तरफ से ये व्यवहार किया गया, चप्पल तक चलाया गया, गाली गलौज की गई। और एक बेटी के लिए इससे बड़ी कह सकते हैं कि बुरी स्थिति और कुछ हो नहीं सकती है। जब वो बेटी अपने पिता को किडनी देकर के उनके जीवन रक्षा की है, वो आज अगर परिवार और पार्टी के लिए कुछ सोच रही है, कुछ बेहतरी सोच रही है, तो इस पर मिल बैठ कर सभी को बात करनी चाहिए थी, न कि इस तरह के हालात होने चाहिए थे। और ये बात पहले ही उन्होंने कहा कि आरजेडी के जो बड़े चेहरे हैं, पुराने रणनीतिकार जो लोग हैं, जो लालू प्रसाद यादव को बेहद करीबी रहे हैं, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ऑफ द कैमरा बोला है। ऑन द कैमरा बोलने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि परिवार का अंदरूनी मामला है, पार्टी के अंदर खाने की बातें हैं। तो सभी ने यही कहा है कि ये बातें जो है बिल्कुल सही कहा है रोहिणी आचार्य ने कि ये स्थिति आई है। तो जब बेहतरी की तरफ पार्टी बढ़ रही थी तो उन्हें तारीफ किया जाता था उन सलाहकारों को। जब आज पार्टी बुरी स्थिति में पहुंची है, ये हालात पार्टी के बन गए कि आज पार्टी जो है वो 50 के आंकड़े को नहीं पार कर पाई, तो कहीं कहीं का इस पर एक्शन होना चाहिए। इन लोगों पे बड़ा आरोप लगाया गया और जाहिर सी बात है कि ये परेशानी आरजेडी के लिए भी बढ़ी हुई है, खुद तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के लिए भी बढ़ी हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए रोहिणी आचार्य का जिस तरीके से बयान पोस्ट सामने आया है, इस पर बाकी राजनीतिक दलों और सियासी प्रतिक्रियाएं क्या है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हों, तेज हों, मीसा दी हों, रोहिणी जी हों, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है। मैं बहुत इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहूँगा। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये जरूर है कि लालू जी को परिवार के अंदर इस प्रकार से जो राजनीति को उन्होंने पहुँचाया, ये उसका प्रकटीकरण है। और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव इस हार के नेतृत्व आप कर रहे थे तो जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उन्होंने तो उसी विषय को उठाया, संजय के बारे में या रनीश के बारे में जो विषय उन्होंने उठाया, कि कहीं ना कहीं जो लोगों ने पूरी प्रक्रिया को लीड किया वो जवाबदेही भी ले। और ये तो स्वस्थ परंपरा है। अब इस पे उठाने, ऐसे पे चीज़ों पे सवाल उठाने पे अगर अपमानित किया जाता है तो कहीं ना कहीं लालू जी ने जो तेजस्वी यादव को पूरा खुली छूट दी है, उसका नतीजा ही मामला है। उस पर तो कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान एयरपोर्ट पर दे करके गई हैं, तो जो भी हो रहा है परिवार में ये अच्छा नहीं हो रहा है। किसी के परिवार के लिए किसी का परिवार टूटता है तो अच्छा नहीं लगता है। और लालू जी जिस तरह से लाचार और बीमार पड़े हुए हैं, और उन परिस्थितियों में भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, तो लालू जी के लिए ये सब देखना अच्छा किसी के लिए भी नहीं अच्छा होता है। बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया। कहाँ है लोकेशन? इसी दौर में बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है?
अगर जो गुनाहगार है उसको सामने लाना चाहिए। ये आपका अंदरूनी मामला है।